हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। आज हम लोग इस नए वीडियो पे जानेंगे बीएस सिस्टम के बारे में। बीएस सिस्टम हम लोग समझेंगे कि इंडिया में बीएस सिस्टम कब आया, बीएस सिस्टम क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय किए और बीएस सिस्टम हमें क्यों ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के नए टॉपिक पे, बीएस सिस्टम। चलिए समझते हैं इस कंटेंट में कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि बीएस सिस्टम कब आया, इसको मॉनिटरिंग कौन कौन कर रहे हैं, इसके बारे में। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स। मतलब इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि बीएस सिस्टम जो है वो कब आया, कौन कौन से स्टेट्स में पहले आए और बीएस सिस्टम टोटल कितने हैं। इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। इस इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी में हम लोग ये जानेंगे कि बीएस सिस्टम जो लाया गया उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी लाए गए जिनसे पॉल्यूशन कम किया गया। नेक्स्ट, इंडियन इमिशन स्टैंडर्ड्स। भारत स्टेज में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें ये मालूम करना है कि BS1 में कितने पार्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड वो कितने परसेंटेज में निकलते थे, कितने ग्राम में निकलते थे प्रति ग्राम, प्रति किलोमीटर। फिर हम लोग नेक्स्ट जानेंगे वाई वी नीड, हमें क्यों जरूरत है भारत स्टेज के लिए। लास्ट में हम लोग सभी टॉपिक को एक साथ फिर से रिवाइज करेंगे। तो आगे के स्लाइड हम लोग आते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। रन बाय गवर्नमेंट सिंस 2000। मतलब बीएस सिस्टम जो रन हो रहा है वो 2000 ईस्वी से हो रहा है और ये गवर्नमेंट रन कर रही है। सेट ऑफ रेगुलेशंस दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स दैट मोटर व्हीकल इमिट्स इंक्लूडिंग पार्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स ये एक रेगुलेशंस बनाया गया जिसको पार्टिकुलेट मैटर्स, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, शॉर्ट में CPCB, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये इम्प्लीमेंट किया गया हमारे CPCB के द्वारा, मीन्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजिंग के द्वारा। तो चलिए आते हैं हमारे दूसरे स्लाइड पे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लाए गए, कब लाए गए, कहाँ लाए गए। तो हम लोग इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया में 2000 ईस्वी में लाया गया। हम लोग इंडिया 2000 को हम लोग यूरो 1 के भी नाम से जानते हैं। ये लाया गया 2000 में, जो पूरे नेशन वाइड में अप्लाई किया गया, जो 2000 से 2001 तक पूरी तरह से वो एप्लीकेबल रहा। फिर लाया गया भारत स्टेज 2, जिसको हम लोग यूरो 2 के नाम से भी जानते हैं, जो 2003 और 5 तक इसको अप्लाई किया गया। और ये सबसे पहले जो 2003 में आया वो NCR और 13 सिटीज़ के लिए अप्लाई हुआ। फिर उसके बाद 2005 में पूरे इंडिया के लिए अप्लाई किया गया। अब आते हैं BS3 में। BS3 को हम लोग यूरो 3 के नाम से भी जानते हैं। इसको लाया गया 2005 में और NCR और 13 सिटीज़ में इसको अप्लाई किया गया। फिर पूरा 2010 तक इसको अप्लाई किया गया और पूरे नेशन वाइड में, मतलब पूरे देश में।
अब आते हैं हम लोग भारत स्टेज 4। भारत स्टेज 4 को हम लोग यूरो 4 के भी नाम से जानते हैं, जो 2010 से लेकर 17 तक चला। 2010 में एनसीआर और 13 सिटीज आए, जो 2017 में पूरे भारत में इसको अप्लाई किया गया। BS5 को हम लोग यूरो 5 के नाम से भी जानते हैं, जो इसको स्किप्ड कर दिया गया। अब BS6 में आते हैं। BS6 को हम लोग यूरो 6 के भी नाम से जानते हैं, जो 2019 से 20 और नाउ टिल अभी ये चल रहा है, जो 2019 में सबसे पहले एनसीआर में लाया गया, दिल्ली एनसीआर, फिर उसके बाद 2020 में पूरे इंडिया में अप्लाई किया गया। फिर हम लोग आगे के स्लाइड में जानेंगे कि कैसे भारत स्टेज जो लागू हुआ, वो कौन कौन से डिवाइस इस्तेमाल किए गए जिनसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया और कैटालाइटिक कन्वर्टर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में हम लोग दो सिस्टम लाए, एक MPFI, एक CRDI। MPFI का फुल फॉर्म होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और CRDI का फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। आप यहाँ दूसरा डिवाइस में आप देख सकते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर कुछ इस तरह का दिखता है। ये कैटालाइटिक कन्वर्टर कन्वर्ट करता है, हार्मफुल गैस को नॉर्मल गैस में कन्वर्ट करता है, जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इस रास्ते से अंदर घुस रहा है हमारे कैटालाइटिक कन्वर्टर में। ये कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर में क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद जो गैस यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा CO2, N2 और वेपर फॉर्म में H2O, मतलब वाटर भी बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे के स्लाइड में जानेंगे इंडियन इमिशन स्टैंडर्ड्स के बारे में। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि BS1, 2, 3, 4, 6 में जो पार्टिकुलेट मैटर्स थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो 1 किलोमीटर में कितने ग्राम निकलते थे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूरो 1 से, मतलब BS1 से। BS1 में कार्बन मोनोऑक्साइड 2.72 ग्राम निकलता था 1 किलोमीटर में, और हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल के निकलता था 0.97 ग्राम। भारत स्टेज 2 मीन्स यूरो 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड 2.20 ग्राम निकलता था 1 किलोमीटर में। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2.72 ग्राम है और यहाँ पे 2.20 ग्राम है, यहाँ पे अंतर आया। ठीक उसी प्रकार यहाँ BS1 में, यूरो 1 में 0.97 ग्राम था, तो BS2 आने के वजह से 0.50 ग्राम प्रति किलोमीटर निकला। तो इसका फायदा हुआ BS सिस्टम लाने से कि पॉल्यूशन कम होने का। फिर इसी तरह से यूरो 3 में कार्बन मोनोऑक्साइड 2.30 निकला, 2.30 ग्राम प्रति किलोमीटर, और हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड 0.35 ग्राम। फिर इसी प्रकार यूरो 4 में, BS4 में 2010 में जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड 2.30 था, वहाँ पे 2010 मतलब यूरो 4 में, BS4 में 1 ग्राम प्रति किलोमीटर निकलने लगा। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ गया। फिर उसी तरह 0.18 ग्राम हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर निकला। फिर BS5 को स्किप किया गया। BS5 को स्किप करने के बाद हम लोग अब आ गए भारत स्टेज 6 में। भारत स्टेज 6 में 2020 में 0.50 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रति किलोमीटर निकलने लगा। फिर 0.07 हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलके निकला, जो
आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं। अगर 0.50 ग्राम पर किलोमीटर है यहाँ BS6 में, तो आप देख सकते हैं BS1 मतलब यूरो 1 में 2.72 ग्राम है। यहाँ बहुत बड़ा गैप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये पॉल्यूशन कम करने का गैप है। तो इसलिए भारत स्टेज सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट को, ह्यूमन बींग्स को बचाने के लिए। अब हम लोग आगे के टॉपिक में, आगे के स्लाइड में, हमारा यही स्लाइड है कि हमें क्यों ज़रूरत है BS सिस्टम का, वाई वी नीड BS सिस्टम। हमें BS सिस्टम का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इंजन से जो धुआं निकलता है उसमें हार्मफुल गैसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर्स। ये जो गैसेस हैं हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन लेयर हमको हार्मफुल किरणें से बचाता है, क्योंकि सूरज से जो रेज आते हैं, किरणें आते हैं, अगर वो डायरेक्ट धरती पे अगर आएंगे तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। स्किन का प्रॉब्लम आता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमें इस तरह के नियम को लाना बहुत ज़रूरी है, जो गाड़ियों से इतने खतरनाक गैस निकलते हैं और हमारे ओजोन लेयर को और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हम लोग आगे के स्लाइड में हम लोग जानेंगे समरी के बारे में। जो अभी तक के वीडियो में हम लोग जाने कि क्या क्या हम लोग कवर किए, जैसे इंट्रोडक्शन, BS सिस्टम क्या था। BS सिस्टम से हम लोग गैस, खतरनाक गैस को कंट्रोल करने में हम लोग को हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स, इसमें हम लोग ये जाने कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आए, BS1 कब आया, BS2 कब आया, BS3 कब आया, BS4 कब आया, 5 को स्किप किया गया, 6 कब आया। इंडियन इमिशन स्टैंडर्ड्स, इसमें हम लोग ये जाने कि BS1 में कौन कौन से गैस कितना ग्राम प्रति किलोमीटर में चला। वाई वी नीड BS सिस्टम, हमें BS सिस्टम का क्यों जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि BS सिस्टम हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे ओजोन लेयर को वो नुकसान पहुंचाता है। अगर BS सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो, अगर BS सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो ये हार्मफुल गैस जैसे कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे हमारे ओजोन लेयर को भी और हमारे इन्वायरमेंट को भी और हमें भी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।